हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे, पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करेंगे। जो गुप्त साम्राज्य था 6वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे टूटने लगा, बिखरने लगा। बहुत सारे जो सामंत थे वो मजबूत होने लगे, विकेंद्रीकरण होने लगा, क्षेत्रीयता की भावना का उदय होने लगा और इस प्रकार से बहुत सारे वंश थे जो कि उसमें राजवंश जिन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, कुछ दिनों तक का चला। जैसे मैत्रक, मौखरी, पुष्पविभूति, परवर्ती जो कि गुप्त थे, चंद्र जो कि गौड़ थे। इन सब में जो प्रमुख है वो है पुष्पविभूति। ये थानेश्वर के पुष्पविभूति थे और उन्होंने वर्धन वंश की जो है स्थापना की। ये माना जाता है कि ये वैश्य थे। पुष्पविभूति जो है इसका संस्थापक हुआ करता था। पुष्पविभूति पहले गुप्तों के सामंत हुआ करते थे और हुड़ों के आक्रमण के बाद इन्होंने अपना जो है अलग साम्राज्य स्थापित किया। हुड़ों के साथ जब संघर्ष हुए तो यहां से ये प्रसिद्ध होते हैं और इसके बाद इस वंश में नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन जैसे शासक इसके अंदर आए। गौड़ और शशांक द्वारा राज्यवर्धन को मार दिया गया। इसके बाद जो है हर्षवर्धन शासक बनता है। हर्षवर्धन बहुत कम उम्र में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और इसको शिलादित्य कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय हुएंसांग जो कि एक चीनी यात्री है वो आता है नालंदा बिहार पढ़ने के लिए। ये चीन से 629 ईस्वी में चला और रास्ते में घूमते हुए ये जो है रास्ते में इसको जो जो चीजें दिखाई देती थी उसका ये विवरण लिखता चला जाता था, चाहे वो पेड़ पौधे हो, साम्राज्य हो या वहां का प्रशासन, सब कुछ इसने लिखा। और ये 645 ईसा पूर्व ईस्वी तक ये भारत में रहा। इसके बाद ये चीन वापस लौट गया। इसने अपना ग्रंथ सी यू की लिखा और इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। हर्षवर्धन का जो शासन था वो काफी दूर तक फैला हुआ था। भारत के 5 राज्यों को उसने अपने अधीन कर रखा था, जिसमें पंजाब, कन्नौज, गौड़, बंगाल, मिथिला, उड़ीसा, ये सब इसके शासन के अंतर्गत आते थे। हर्ष के बाद पुलकेशिन दिल्ली नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है जिसमें हर्ष की पराजय हुई और ये जो बात है ये ऐहोल प्रशस्ति में लिखी हुई है। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण करके वहां से बौद्ध भगवान बुद्ध के दान कन्नौज के निकट जो है संघाराम में स्थापित किए। हुएंसांग का अगर विवरण देखा जाए तो हर्षवर्धन के जो समय प्रशासन था वो कमजोर था, व्यवस्था अच्छी नहीं थी और अपराध के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। हर्ष जो था उसके जो कुल देवता थे, जो उसके पूर्वज थे, वो शिव भक्त हुआ करते थे। मगर हर्ष जो था एक प्रकार हर्ष जो है बौद्ध धर्म महायान शाखा को उसने राजाश्रय दिया, उसने बौद्ध धर्म अपनाया। उसने नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनता है उसके समय में। हर्षवर्धन के दरबार में जो कवि थे, विद्वान थे, उसमें बाणभट्ट जिसने हर्षचरित और कादंबरी लिखी, मयूर जिसने सूर्य शतंस लिखी। हर्षवर्धन के समय में 3 हर्षवर्धन ने खुद भी 3 नाटकों को लिखा था। वो 3 नाटक थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनकी रचना जो है हर्षवर्धन ने स्वयं की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये हम सबसे लंबा चलने वाला संघर्ष था और ये संघर्ष जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में आपस में चलता था। त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसमें जो कन्नौज है उसमें अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार जो होते हैं वो उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाते हैं, मगर ये लड़ाई काफी लंबी थी। बंगाल में पाल वंश है और बंगाल में जो पाल वंश है उसका जो संस्थापक है वो गोपाल। बंगाल में अशांति फैली हुई थी और बंगाल के जो प्रमुख थे उन्होंने गोपाल को राजा बना दिया। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 750 ईसा पूर्व में इसने पाल वंश की स्थापना की
और उदानपुरी में इसने एक मठ का निर्माण कराया। उसके बाद इसका पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठता है। धर्मपाल भी बौद्ध का अनुयायी था। उसने अनेक मठ, बौद्ध विहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में, सोमकुंड महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, उसका निर्माण कराया था। देवपाल जो कि धर्मपाल का पुत्र है, अपने पिता की जो विस्तारवादी नीतियां थी उसका उसने अनुसरण किया और अपनी राजधानी को उसने मुंगेर बनाया। देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था। महिपाल पाल वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक माना जाता है और उसके समय में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया, पाल शासक को पराजित किया। बौद्ध भिक्षु अतिशा के नेतृत्व में धर्म प्रचारक मंडल उसने तिब्बत भेजा था। इसके बाद जो प्रमुख शासन है बंगाल का सेन वंश। पाल वंश के शासन के पश्चात जो बंगाल का जो शासन था उसकी बागडोर सेन वंश के हाथ में आ गई। इसके जो प्रमुख शासक थे विजय सेन। विजय सेन जो है सामंत सेन का उत्तराधिकारी था। इसने नेपाल और मिथिला को अपने राज्य में मिला लिया। बल्लाल सेन जो है वो विजय सेन का उत्तराधिकारी है और ये बात जो है लव भारत और बल्लाल चरित्र से पता चलती है। बल्लाल सेन स्वयं खुद एक बहुत बड़ा विद्वान था और विद्वानों का संरक्षक भी था। बल्लाल सेन को ब्राह्मणों और कायस्थों कुलीन वर्ग का जो है प्रवर्तक माना गया है। लक्ष्मण सेन इसके बाद आते हैं जो कि बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी है। 1179 ये गद्दी पर बैठा। लक्ष्मण सेन ने गहरवाल शासक जयचंद को पराजित किया। 1202 में बख्तियार खिलजी द्वारा राजधानी लखनौती पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया। लक्ष्मण सेन स्वयं एक विद्वान था। लक्ष्मण सेन की जो राज दरबार था उसमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक घोरी और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलाई निवास करते थे। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी हुआ करता था और उसने एक संवत चलाया जिसको लक्ष्मण संवत भी कहा जाता है। कश्मीर का राजवंश, कश्मीर में प्रमुख राजवंश कारकेट, उत्पल और लोहार राजवंश देखने को मिलते हैं। कारकेट जो है दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकेट वंश की स्थापना की थी और इसका जो पुत्र है दुर्लभक और उसके बाद चंडापीड़ जो कि स्वयं एक बहुत बड़ा विद्वान है। इस वंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा है वो है ललितादित्य मुक्तपीठ, जिसने कि कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। उत्पल वंश में इसके बाद उत्पल वंश आता है जिसमें अवंती वर्मन ने एक अवंती वर्मन नामक स्थान की स्थापना भी करी थी, नगर की स्थापना कराई थी और सिंचाई के लिए नहरों का भी किया था, प्रबंध किया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका साबित होती है। लोहार वंश का शासक जो है शासन उत्पल वंश के बाद शुरू होता है और लोहार वंश में हर्ष जो है विद्वान कवि और कई भाषाओं के ज्ञाता कल्लड़ हर्ष के आश्रयदाता कहलाए। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। 1339 में कश्मीर तुर्कों के कब्जे में आ गया और कश्मीर पर शासन करने वाले तुर्क शासकों में जो सर्वाधिक प्रिय था उसका नाम जैनुल आबदीन था और इसकी जो नीतियां थी उसकी वजह से इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। इसके बाद राजपूत वंश जिसमें कि गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार और गहड़वाल आते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।